नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की क्षितिज और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका 5वां पाठ। नाना साहब की पुत्री नैना देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो ये एक बड़ा ही मार्मिक पाठ है। तो जो नाना साहब की पुत्री थी जिसका नाम था मैना, उसको कैसे उन्होंने जीवित ही आग में जलाकर भस्म किया, ये उसकी कहानी है कि कैसे अंग्रेजों ने का ये क्रूरतम कृत्य रहा होगा। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि 1857 की क्रांति के विद्रोही नाना धुंदुपत यानी नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आजादी की सिपाही नहीं थी, लेकिन उसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। यानी सिर्फ उसको किस लिए दंड दिया? क्योंकि वो नाना साहब की पुत्री थी। और नाना साहब आप जानते हैं कितने बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, जिनका मैंने झांसी की रानी में भी जिक्र किया था, है ना। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, तो वो जो है ये वो वाले नाना साहब है। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसको हम रिपोर्टाज का जो प्रारंभिक रूप है वो कह सकते हैं। यानी जो स्टार्टिंग हुई होगी रिपोर्ट होती है ना, हमारी हिंदी में कहते हैं रिपोर्टाज, तो कह रहे हैं रिपोर्टाज जो पहले लिखा गया होगा ये उसका एकदम इनिशियल जो है वो रूप है। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए और उसकी रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली एवं विस्तृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से ही हम ये पाठ आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं इस पाठ को। 1857 का विद्रोह असफल हुआ था, आप जानते हैं, क्योंकि बीच में ही बहुत सारे जो थे क्रांतिकारी जो थे अपना पूरा जोर लगाया था, लेकिन कुछ राजाओं ने गद्दारी कर दी थी। तो इसमें क्या हुआ, विद्रोही नेता धुंदुपत नाना साहब जब कानपुर से भागने लगे तब अपनी पुत्री मैना को अपने साथ न ले जा सके। बस यही एक बहुत बड़ी गलती हो गई। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में ही रहती थी। कानपुर में हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर रवाना हो गया। उस दल ने वहां का राजमहल लूटा, पर उसे बहुत थोड़ी संपत्ति हाथ लगी। अंग्रेजों ने तोप के गोले से नाना साहब का महल उड़ा देने का निश्चय किया। जब वहां सैनिक दल ने तोपें लगाई तब महल के अंदर बरामदे में एक सुंदर बालिका आ खड़ी हुई। उस बालिका ने अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। सेनापति ने जब इसका कारण पूछा तो बालिका ने क्या कहा? बालिका ने कहा, यह ठीक नहीं है। जिन लोगों ने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए हैं वे दोषी हैं, पर इस जड़ मकान से आपका कोई लेना देना नहीं है। मकान ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया। ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है। मैं आपसे इसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ। जब सेनापति ने उस मकान को गिराने का पुनः निश्चय प्रकट किया तब बालिका ने अपना परिचय देते हुए बताया कि आपकी प्यारी कन्या यानी आपकी जो बेटी थी मैरी, वो और मेरा दोनों का आपस में प्रेम संबंध था। मैरी मेरे पास आती भी रहती थी। उस समय तो आप भी मेरे घर आते थे। शायद आप वे सब बातें भूल गए हैं। और मैरी की मृत्यु पर मैं भी बड़ी दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी अभी तक भी मेरे पास है। उस बच्ची ने, जो मैना है, उसने ये बात सब कुछ सेनापति को बताई। ये सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, पर वह उस बालिका को तो पहचान गया कि मेरी बेटी की सहेली है, पर अपनी मजबूरी बताते हुए बोला, मैं सरकार का हुक्म टाल नहीं सकता। उसी समय सेनापति जनरल आउटरम आ पहुंचे और जनरल जो थे वो सेनापति हे पर बहुत अधिक नाराज हो गए। सेनापति हे ने महल को बचाने का उपाय पूछा तो आउटरम ने कहा, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है कि हम इस महल को छोड़ सके। अंग्रेजों का नाना साहब पर बहुत अधिक क्रोध है। मुझे नहीं लगता कि जो हमारे जनरल हैं वो इस बात के लिए मानेंगे कि हम इनका महल न जलाएं। सेनापति हे ने गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग से इस विषय में एक तार देने का निश्चय किया कि किसी प्रकार से हम इस बच्ची का महल छोड़ दें और इस बच्ची को भी बख्श दें। वो चला गया। जनरल आउटरम ने नाना का महल घेर लिया और महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, पर मैना का कहीं पता नहीं चला। उसी दिन शाम को क्या हुआ,
कि जो लॉर्ड केनिंग, जो उन्होंने कहा था कि तार दे के पूछो कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कि महल को छोड़ दें या रहने दें, उनका तार आया जिसमें कहा गया था लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना साहब का कोई भी स्मृति चिन्ह यानी कोई भी यादगार चिन्ह नहीं छोड़ना है, बिल्कुल मिटा देना है, उसको खाक में मिला देना है। वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण आउटरम की आज्ञा से महल पर गोले बरसने लगे और घंटे भर में वो महल मिट्टी में मिल गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध अखबार टाइम्स में 6 सितंबर को एक लेख छपा जिसमें कहा गया था कि यह बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है, क्योंकि नाना साहब ने तो उनकी नाक में दम कर दिया था, बहुत सारे अंग्रेज लोगों को मार दिया था। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, खून रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम नहीं भूलेंगे। उस दिन वहां की पार्लियामेंट में सर टॉमस युद्ध हे की रिपोर्ट का भी मजाक उड़ाया गया, जिसमें कहा गया कि नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया और उसकी कन्या के लिए क्षमा असंभव है। उसकी कन्या कौन है? मैना। तो यानी वहां के अखबारों में भी ये बात छप गई। फिर अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए हैं। तो ये भी इन्होंने कितनी घटिया बात की है, क्योंकि आप तो ये बात जानते ही हो कि वो क्यों चुप हो गए थे, क्योंकि उनको लगा था कि ये बच्ची है। वे नाना के पुत्री संबंधी को मार डालने के पक्ष में थे। जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी की सजा दे दी जानी चाहिए, यानी उसको बच्ची को मार डालना चाहिए। 1857 के सितंबर मास की अर्धरात्रि यानी आधी रात को वह बालिका नष्ट हुए महल के अवशेषों पर बैठी रो रही थी। तभी आउटरम सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और उसने बालिका को गिरफ्तार कर लिया। ये बहुत ही मार्मिक और बड़ी बोझिल, मतलब बहुत दुख लगने वाली कहानी है। बालिका ने दुखी होकर सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ समय के लिए दे दीजिए, मैं यहाँ बैठकर जी भर रो लूं। लेकिन पत्थर दिल जनरल ने उसकी ये बात भी नहीं मानी, उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होने दी। उस बच्ची के हाथ में हथकड़ियां डाल दी गई और उसे कानपुर के किले में लाकर कैद कर लिया गया। उस समय महाराष्ट्रियन इतिहासवेत्ता यानी इतिहास के जानकार महादेव चिटनवीस ने बाखर पत्र में लिखा था, कल कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना को धधकती आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपम बालिका को जलती देखकर सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो एक क्रांतिकारी नेता जिसने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, हमारे जो देशवासी थे वो इतने विवश थे कि वे उसकी इकलौती बच्ची को बचा भी नहीं सके। आप सोचिए, एक छोटी बच्ची को हथकड़ी डालकर और महल में जीवित आग में जला देना कितना क्रूरतम और कितना निंदनीय कर्म रहा होगा। तभी हम कहते हैं कि जो गुलामी है उससे बुरा कुछ भी नहीं है। कहते हैं पराधीन सपने सुख नाई, यानी गुलामों से बुरा जीवन कोई नहीं जीता। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि कम से कम अपने देश के लिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कल कोई और आके हमारे देश पर जो है कब्जा जमाने की कोशिश करे। अपने देश से हमें प्रेम भी करना चाहिए। इसके साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानियां की हैं हम लोग उनका भी आदर करें। बच्चों, एक तो ये प्रश्न मुझे जो बहुत अच्छा लगता है और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये है बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। इस तरीके के प्रश्न हमेशा ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चरित्र की विशेषताएं आप लोग जरूर करके जाएं, जिसमें आप जानते हैं उसका साहस, वो अंग्रेज जनरल से भी भयभीत नहीं हुई, तर्कशील, वो खूब तर्क करना जानती है, वो हे के सामने भी तर्क करती है कि मकान से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। भावुक है वो बहुत, अपने निवास स्थान से लगाव रखती है, आत्म बलिदानी है, कानपुर के किले में उसने अपना अमर बलिदान दे दिया। तो ऐसा निंदनीय कृत्य उन्होंने किया। इसका मैं थोड़ी सी शब्दार्थ बता देती हूँ, फिर हम इस पाठ को विराम देंगे। ठीक है, तो इस पाठ के शब्दार्थ देख लीजिए। असफल आप जानते हैं, सफल न होना, विध्वंस बर्बादी, शस्त्र हथियार, असंभव में क्या है जो संभव ना हो, नामुमकिन, दुर्दांत जिसे दबाना कठिन हो,
आर्थ, दुखी, भग्नावशिष्ट, खंडहर, इतिहास वेत्ता, इतिहास का जानकार। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ, 5वां पाठ, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, जिसकी लेखिका है चपला देवी। तो इस पाठ के साथ ही हमारा आज का ये पाठ समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।